चलो 2-3 बैचेज हैं, दरवाज़ा बंद कर दो। दो चलो शीट्स जो हैं वो अभी आपकी क्लास थी रीजनिंग वाली, ठीक है, लेकिन स्मिथ सर थोड़े बीमार हो गए तो मुझे बोला क्लास ले लो, तो अभी शीट्स आनी है, अभी पहुंची नहीं है, हो सकता है क्लास के बीच में पहुंच जाएं, ठीक है। चलो जी शुरू करें। शीट्स हो सकता है क्लास के बीच में पहुंच जाएं, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ेंगे आज, ठीक। तो अभी हम 16 से 30 का शुरू कर रहे हैं, 16 से 30 जून तक का। तो आपको पता ही है नेशनल इंटरनेशनल डिस्टिंक्शन जो की हुई है। सबसे पहले पढ़ो, देखो 80 कास्ट फ्रॉम, जिनको कौन सा स्टेटस देना है, ओबीसी की फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए पहले इसका स्टैटिक पढ़ लेते हैं जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस का एक कमीशन बना था 1980s में, और 1990 में एक प्राइम मिनिस्टर हुए, उन्होंने बोला था कि ओबीसी को रिजर्वेशन दे दो, और पूरे देश में बड़ी परेशानी हुई थी, लोग आपस में लड़के पता नहीं कितना नुकसान पब्लिक प्रॉपर्टी को पहुंचाया। उस कमीशन का नाम क्या था बताओ, जो ओबीसी के लिए कमीशन बना था, मंडल कमीशन। क्या नाम था, लिख लेना अपने पास, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बीपी मंडल कमीशन। बीपी मंडल कमीशन बना था। तो जब ये कमीशन आया था ओबीसी के लिए, ये बात है 1980s की, ठीक है। तो ये कमीशन आया था 1980s में, ठीक है, 1989-90 में। और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन होते थे बताओ,
1990 में प्राइम मिनिस्टर 2 साल रहे थे वो। जिन्होंने इसको शुरू किया था, ओबीसी का जो कमीशन बैठा था, मंडल कमीशन, इस कमीशन ने कहा था कि कितनी रिजर्वेशन दे दो, ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उसको इंडिया में 27% रिजर्वेशन है। कितना? तो जो 27% रिजर्वेशन है किसने बोला देने को? बीपी मंडल कमीशन है। और जिन्होंने इसको शुरू कर दिया था देना, उन प्राइम मिनिस्टर का नाम बीपी सिंह, याद रखना। क्या नाम था उनका? बीपी सिंह। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे मंडल कमीशन उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, यानी ओबीसी को रिजर्वेशन शुरू कर दी थी। कितनी परसेंट? आज भी 27% ही है। ठीक है बात। फिर देखो ये क्या बोला कि 80 कास्ट, कितनी स्टेटों से, जिनको कौन सा स्टेटस मिलेगा? तो ओबीसी पता चल गया। ओबीसी पहले जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है, इसके लिए पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी। कैसी बॉडी? बताया था आपको स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो थी जो संविधान के थ्रू बनी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो थी जो जिनका संविधान में जिक्र नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का एक और नाम है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यही बताया था। और कुछ थी स्टैट्यूटरी बॉडी जो कैसे बनती थी? पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। तो पहले एक था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये हुआ करती थी स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसी बॉडी? पेपर में पूछते हैं कब बनी, कब बनी? उसके बाद आज की डेट में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को बना दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसी बॉडी? बात है 2018 में अमेंडमेंट हुई थी और आर्टिकल है 338B। कौन सा आर्टिकल है? लिख लो अपने पास, 338B 102 अमेंडमेंट 2018। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कैसी बॉडी बन गई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कमीशन थे, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये सारी की सारी पहले कैसी बॉडी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर अब ये कैसी बन गई? कौन सी अमेंडमेंट? 102 2000। ये बना थे स्टैट्यूटरी 1992 में और ये 1993 में। ठीक है बात। उसके बाद ये जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST है ना, पहले एक ही हुआ करता था, एक ही। बाद में इसको कितने में डाल दिया? 2 में। नेशनल कमीशन फॉर SC अलग और नेशनल कमीशन फॉर। तो पेपर में अगर पूछेंगे कि कितनी स्टेटों से, तो क्या आंसर होगा? और वो 6 स्टेटें कौन है यहाँ लिखी होंगी? ये देखो, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यहाँ से सबसे कितने, देखो ये भी तो लिखा है, ये भी नहीं पढ़ रहे। 1980s ये था ओबीसी के लिए। ठीक है बात। चलें आगे। तो इसमें अगर 6 स्टेटें पूछेंगे तो नाम होंगे हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, MP, जम्मू कश्मीर। और जिस स्टेट से आप हैं वहाँ की कम्युनिटी क्या थी। जैसे आप J&K से हैं तो J&K से जो कम्युनिटी इसमें ऐड की गई उसका नाम था, कहाँ गई? आंध्र प्रदेश की होगी तुरुप, हिमाचल की माजरा, महाराष्ट्र की लोधी, पंजाब की यादव, हरियाणा की गुसाई। लिखी नहीं इसमें हरियाणा, इसने पंजाब, जम्मू कश्मीर की। तो आप जिस स्टेट से हैं, अगर आपकी स्टेट से भी है तो आपको पता करना है कि उसकी कौन सी कम्युनिटी है। ठीक है, पंजाब हरियाणा से तो फिलहाल कोई नहीं है। हिमाचल से, हिमाचल की माजरा कमेटी है, MAJHRA। ठीक है, माजरा कमेटी, कमेटी नहीं कम्युनिटी। और J&K की कौन है आप देख लेना। ठीक, चलूँ आगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख वाले पहले, J&K पहले क्या हुआ करती थी? स्टेट। फिर आज की डेट में क्या है? एक है J&K, दूसरी है, ये लद्दाख वाले बड़े खुश हैं जब से UT बनी है। ठीक है, वरना ये बेचारे ऐसे ही रहते थे लद्दाख वाले। तो लद्दाख वाले कहते हैं कि हमें क्या कर दो? पता है किसी को 6 शेड्यूल?
आप भी पुलिस वाले बैच में थे ना, आप भी? कैसा रहा? कितने नंबर बने? 65 70। चलो देख, और कौन था पुलिस वाले बैच में, कितने नंबर बने? 65। और पढ़ाया हुआ आया था कुछ हैं? किसके थे? करंट अफेयर ज़्यादा थे। जो पढ़े थे वो आए थे? कितने क्वेश्चन थे जीएस के टोटल? हाँ हाँ मिक्स डाले थे, तभी पूछ रहा हूँ। जे एंड के कह रहा हूँ, जीके के कितने क्वेश्चन थे? बस पढ़ते नहीं हो ढंग से, पेपर को एनालिसिस करना। मैंने गिने नहीं। 25 से 30 क्वेश्चन टोटल थे जीके के, टोटल मान लो 30 थे। कितने थे? मैंने आंसर की बनाई है, जिसने सारी क्लास लगाई हैं 25 क्वेश्चन वो थे जो मैंने तुम्हें क्लास में बताए थे। ये बोल रही कुछ नहीं आया था बोले। 25 क्वेश्चन, मैं 25-30 क्वेश्चन अगर टोटल आए थे ना जीएस के आपके पुलिस के पेपर में, तो 25 क्वेश्चन वो थे जो मैंने क्लास में तुम्हें बताए थे। अब देखो एक एक करके। वर्ल्ड कप वाली बात हुई थी, इंडिया ने 1983 और 2000 दोनों क्वेश्चन पेपर में थे। वर्ल्ड मिल्क डे ये भी पेपर में था। उसके बाद ब्रेग्जिट ये भी था। उसके बाद इंडिया का जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक ये भी था। उसके बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर जो 7 अवार्ड नहीं मिले थे मोदी को इकट्ठे, उसमें मैंने इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी बोले थे। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाई थी खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, तो सीधा पूछा था कौन सी खरीफ की है कौन सी रबी की है। कितने हुए? हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल पूछा था, ठीक है। अभी 4 5 6 जितने हुए। और क्या था पेपर में? देखा किसी और ने पेपर? और क्या था बोलो? पेपर के और क्वेश्चन, हाँ ये बताया था मैंने तुम्हें करंट अफेयर में। ये क्या चीज़ थी? KFON। मैंने केरला में जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था। और बोलो 25 है, मैंने बनाई आंसर की खुद। और बोलो, बोलती कुछ नहीं आया था। और बोलो बैटल ऑफ प्लासी मैंने दोनों में लिखाई थी इनको विद डेट, प्लासी भी और वो बक्सर भी, वो दोनों आई थी पेपर में। लास्ट गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सारी तो सही है सर, और भी क्वेश्चन देना। मैं बोल रहा हूँ 30 थे, 30 में से 25 क्लास के थे सीधे, मतलब उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुकरी की सबके सामने। 25 आए थे पूरे, 5 नहीं आए थे। जैसे एक तुमसे पूछा था कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब मोदी गए थे ना अमेरिका, तो मोदी ने उनको गिफ्ट दी थी, श्रीमद् भगवद गीता दी, वो जो बाइडेन की घरवाली को झुमके दिए डायमंड वाली, लेकिन मोदी को उन्होंने क्या दिया ये नहीं बताया। पेपर में ये पूछा था, तो एक ही मैंने ये नहीं बताया, इसको काट दो। उसके बाद एक और था, हाँ वो उड़ता पंजाब मूवी का जो सॉन्ग था वो भी नहीं बताया था, सीधी बात है। और 4 5 क्वेश्चन थे ऐसे, मतलब नहीं बताए थे तुम्हें। नाटो वाला क्वेश्चन, फिर क्या चाहती है? कल मैं यहाँ पे आया था, मेरी क्लास भी थी और आंसर की भी बनाई थी। 30 में से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास के थे, सीधे पढ़ने के। हाँ जो हमारे मेन, जैसे पॉलिटी के अंदर से कुछ नहीं, ज्योग्राफी के अंदर से कुछ, अंदर की बातें कुछ नहीं थी। तो करना क्या, बोला था कि 100 क्वेश्चन आने, जीके के 50, रीजनिंग के 35 और मैथ के 15। ये मैथ के 15 के मैंने गिने नहीं, पर मैथ के थे कोई 40 और रीजनिंग के भी थे 30 और जीएस के भी थे 30। मतलब हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हों। तो अब जिन्होंने ए छोड़ दिया था, अब लगा उनको पता कि ज़रूरी था कि नहीं था। तो एक बार फिर से पेपर देखना, ये जो 30 क्वेश्चन आए थे उसमें से मैं फिर कह रहा हूँ 25 वो थे जो हमने क्लास में पढ़े थे,
क्लास वाले, ये सारे तुम्हें मैंने अभी बता दिए 25 हो गए 40 रह गए फिर भी नहीं होना। हैं। अगर 25 हो गए 40 रह गए फिर भी नहीं होना। कौन से 40? नहीं नहीं, मैं अपनी जीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जीएस की बात कर रहा हूँ कि इतने आए थे क्लास के। और मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, अगर भगवान की कृपा हुई तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, नहीं हुई तो कुछ नहीं आएगा। और करंट अफेयर आपका जो 2 क्वेश्चन जो मैंने बोले वो नहीं थे, बाकी आपके सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, सारे A to Z। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होगी तो टाइम की वजह से। हाँ, वो तो जब मैथ के 40 क्वेश्चन थे फिर वो तो होना ही था। यहाँ 2 बच्चे मिले थे, स्पेशली आए थे, एक के नंबर है 78, तो होपफुली उसका हो तो मतलब हो सकता है तुम्हारा भी हो जाए, 60 प्लस के आसपास जाएगी कट ऑफ, पर फिर वो नंबर हाइट वेट फिजिकल जो भी रहेगा वो अलग बात है। अब लास्ट में तुम टाइम कित के देखिए 85 और 90 जा सकती है 100 में नहीं नहीं, के उस पे तो बोल रहे थे कि कर लो इसका मैच होता है आपस में। जिसका उनके सेंटर में बोल रहे थे सारे कि आपस में बैठ के कर लो जिनका सही मैच होता है, पेपर लीक नहीं तो क्या है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, बोल रही है मतलब तो कोई रिश्तेदार होगा उनका कोई उसमें, मेरा कौन रिश्तेदार? नहीं तुम्हारा नहीं, जिन जो टीचर कह रहे थे उनका कोई रिलेटिव, ठीक। जो उधर बैठा कोई बंदा तो बोल पर ऐसा ये इनकी भाई, जब तक एविडेंस नहीं है तब तक ये जीरो है, एविडेंस है तो बात बनेगी। बोलते रहो ऐसे लीक हुआ, लीक का कुछ नहीं, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना मोटिव था कि जो पढ़ाया था वो आया था बस, ठीक है। तो अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आगे भी होगा, पर रिवीजन करना पड़ेगा। ये तो सीधे क्वेश्चन थे, सीधे नहीं आते हैं, ये तो पुलिस का पेपर था तो सीधे आगे। एसएससी में बैंकिंग में थोड़ा घुमा के डालेंगे कि आप बताओ, ठीक है। तो पेपर को जो तुम्हारे 100 क्वेश्चन है उनको बैठ के दोबारा करना घर पे, 2-4 घंटे ले लेना आराम से, फिर पता चलेगा हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो हम ये पढ़ रहे थे तो यहाँ से याद आ गया कि लद्दाख को क्या मांग रहे हैं वो 6th। अब क्वेश्चन पेपर में यहाँ से ही बन जाता है। हमारे देश का संविधान है ना, कितना समय लगा उसको बनाने में, तो यहाँ से भी पेपरों में क्वेश्चन बन जाता है। पार्ट्स शुरू में कितने थे, पहले भी बात हुई, आज की डेट में शेड्यूल शुरू में, आज आर्टिकल शुरू में 395, और आज की डेट में इससे ज़्यादा हैं। और नया कुछ डालना हो, पुराना निकालना हो, टोटल कितनी आज तक कितनी हुई 105। अब है लद्दाख बोलता है कि हमें डाल दो टोटल शेड्यूल कितने हैं, लद्दाख कह रहा है कौन से शेड्यूल में डालो। तो मैंने शेड्यूल अब डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, एक शेड्यूल है 5वां और एक है 6ठा। 5वां शेड्यूल बोलता है शेड्यूल ट्राइब और साथ में शेड्यूल कास्ट वाले, और 6ठा बोलता है यहाँ शेड्यूल एरिया भी आएगा, 6ठे में आएगा, देखो लिख रहा हूँ क्या, ट्राइबल एरिया। याद रखना पूरे इंडिया के सिर्फ और सिर्फ कितनी स्टेटों में क्या मिलेगा, ट्राइबल एरिया, यानी कौन सा शेड्यूल। और इसको याद करते हैं ATM से, ATM यानी असम, त्रिपुरा, ठीक है, ये 4 हो गए। और इन 4 पूरे इंडिया में कितनी स्टेट्स हुई 6 शेड्यूल वाली, 4। इन 4 में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 10, असम में 1, 3, त्रिपुरा में 1, मेघालय में 3, मिजोरम में 3, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हुए 10। जहाँ क्या चलता है, कौन सा शेड्यूल, यहाँ कहीं लिखा है J&K लद्दाख, तो अब कौन बोल रहा है कि हमें भी 6ठे शेड्यूल में डाल दो, उनकी रिक्वायरमेंट है, ये J&K से ही है। कितने बैकवर्ड इलाके में हो, वहाँ आना जाना सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, टेरेन भी बड़ा वहाँ पे अप डाउन है, बसें बुसें तो क्या ही बोलें वहाँ का, मतलब अभी वहाँ कुछ नहीं है, ये समझ लो आप बहुत आगे हैं, वो कहीं भी नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि हमें 6ठे शेड्यूल में डाल दो, और इसमें डालने के बाद उनको ऑटोनॉमस कर देते हैं कि जो जो तुमने इलेक्शन करना है, जो जो तुम्हारा मतलब उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, और पैसा फंड भी बहुत जाता है डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए लद्दाख वाले क्या कह रहे हैं, अब बताओ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, BD मिश्रा, गुड। और J&K के कल ही उनका इंटरव्यू आया DD न्यूज़ पे, पिछले कल, मनोज सिन्हा, ठीक है। J&K के मनोज सिन्हा और लद्दाख के, चलूँ आगे,
यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी स्टेट कहती है छठे शेड्यूल में, छठे शेड्यूल से ही क्वेश्चन बन जाएगा। ये छठा शेड्यूल कितनी स्टेटों में है, कितने डिस्ट्रिक्टों में है। डन। आगे वैभव, सीधा क्वेश्चन पेपर का, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो कौन सी है। और वैभव की फुल फॉर्म वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, और इसका एक ही, अब देखो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक यानी पूरा विश्व, पूरा वैश्विक ना हिंदी का वर्ड है ये, वैश्विक, वैश्विक हुआ पूरा का पूरा विश्व, वर्ल्ड यानी कि, ठीक है। तो अब देखो पूरे वर्ल्ड के भारतीय, मतलब जितने भी साइंटिस्ट इंडिया के बाहर हैं उन सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम करना, पढ़ना। प्रोग्राम का एम क्या है, कनेक्ट टू स्टेम यानी साइंस, डायस्पोरा विद इंडियन एकेडमिक R&D इंस्टीट्यूट। डायस्पोरा होते हैं जो भी पूरे वर्ल्ड में हमारे भाई बंधु आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, फॉरेनर NRI, उनको क्या कहते हैं, यानी उनको जो बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं वो एक बार जाते हैं ना वापस नहीं आते। पिछले 5 सालों में 17 लाख इंडियन ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, 17 लाख ने। और 17 लाख में से कोई जर्मनी, जापान, रशिया, इंग्लैंड, UK, अमेरिका, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। 17 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो बोला कि उनको ना अपनी जड़ों के साथ जोड़ो, जड़ों के साथ जोड़ेंगे तो उनका मन भी करेगा हाँ जी हमने भी देश के लिए, हमारा देश था, इमोशन से कुछ करेंगे। तो उसी स्कीम का नाम क्या है, चलूँ आगे। इसमें सिर्फ इतना, GI टैग सुना, इट इज जियोग्राफिकल, ये आया था 1999 में, लिखा है कहीं। ये कब आया, पर इसने काम करना कब शुरू किया, 2000। GI टैग जो है अभी किसको मिला, कड़ी इशाद मैंगो, जो कहाँ से है, अब अगर आपका स्टेट की प्रिपरेशन भी है, आप जिस स्टेट से हैं, आपकी स्टेट से कितने प्रोडक्ट GI टैग के अंडर आते हैं। GI टैग के जो अंडर आ गया उसके मज़े कैसे, इंटरनेशनल लेवल पे उसको बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। जैसे हिमाचल में एक है चंबा का, बोलो हाँ, आवाज़ आई जोर से, चंबा का, कुल्लू की, बहुत, और किन्नौर का अभी हुआ चुल्ली का ऑयल, चुल्ली ऑयल, ठीक, काला जीरा भी हुआ। जिस चीज़ को GI टैग मिल गया इसका मतलब वहाँ की स्पेसिफिक है, कहीं और नहीं होती हो, और इंटरनेशनल लेवल उसकी बहुत मार्केट बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, हर कोई उसको ख़रीदना चाहता है। फिर इसलिए हर स्टेट चाहती है कि मेरी स्टेट से ज़्यादा GI टैग हों। तो ये किसको मिला, कड़ी इशाद मैंगो, कर्नाटका के CM। उंगलियों पे होने चाहिए, पूरी लिस्ट पहले दिन से बोल रहा हूँ। कौन है, गलत बात है, गवर्नर, आगे आरिफ खान, और गवर्नर CM। पढ़ो, मुश्किल हो जानी वरना। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये क्या है, मियावाकी टेक्निक। सुनो ध्यान से, ये ऐसी टेक्निक है अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट हो। चंडीगढ़ में हो सकते हैं, ये जो सारा अर्बन एरिया ना यहाँ का, यहाँ फॉरेस्ट पॉसिबल है, जंगल नहीं है। तो बोला जो तुम्हारे घर के आसपास का खाली एरिया है, किचन गार्डन भी कहते हैं या फिर बैक यार्ड कहते हैं कि पीछे को घूमने के लिए बनाए, बोला वहाँ पे एक टेक्निक है, जापान से आई है, जापान वाले ऐसा करते हैं। टेक्निक का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन, मियावाकी टेक्निक कहाँ की है, दूसरा इसका काम है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को बढ़ावा देना, और ये है अर्बन। रूरल में तो ऐसे भी फॉरेस्ट हैं, 2-4 चीज़ें कहीं फेंक दो खुद जम जाती हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि आपको उगानी पड़ेंगी, पानी देना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपके जो घर है उसके आसपास बैकयार्ड में या किचन गार्डन है, वहाँ पे कौन सी टेक्निक अपनाओ,
और उससे 20 से 30 सालों में आपके घर के आसपास ही ना फॉरेस्ट जैसा बिल्कुल डेंस होता है, मतलब घना घना बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह बनने लगेगा पूरा एरिया। और अगर यही नॉर्मल टेक्निक हो तो 200-400 साल भी लग जाते हैं। तो देखो मियावाकी टेक्निक कहाँ की है, काम क्या है, डेंस अर्बन, कहाँ पे, स्मॉल एरिया कहाँ है, आपके घर के आसपास का, ठीक है। ये देखो बैकयार्ड, मिनी फॉरेस्ट में इसको तब्दील कर दो। अब देखो ये जो टेक्निक है कितने साल लेती है, ऐसे कितने लगते हैं, बहुत टाइम होता है फॉरेस्ट बनने में। आग लगनी हो तो एक तिल्ली जलाओ और हो गया काम। और अगर फॉरेस्ट बनाने हैं, एक पेड़ लगाए किसी ने पेड़ आज तक, सच बोलना, लगाए कितने, यहाँ की घर में ओ क्यों लगाए, अच्छा लगता है। और किसने, आपने हैं, गर्मी है लगाए हैं, फिर ठीक है मैडम जी। और स्कूल टाइम पे मैंने भी लगाए थे, वो नहीं गिरने, वो तो ज़बरदस्ती थी कि चलो क्लास सेल लगेगी तो पेड़ ही लगाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता था 5 जून को, तो हमें स्कूल में कहते थे कि पेड़ किसने लगाने थे, हम सारी क्लास बोलते चल पड़ते हैं सारे ही इकट्ठे, फिर चाहे वहाँ गप्पे ही मारनी और अपना पेड़ चाहे लगाना भी नहीं, साइड में रख देना। फिर वहाँ मिट्टी में हाथ लगाने को भी लगता था, अच्छा यहाँ लगानी मिट्टी, वो लड़की भी देख रही है, वो भी देख रही है, कैसे लगानी। लगाए थे कि साइड में रखे थे, पक्का। तो मतलब लगाने चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है शिमला में, तो यूनिवर्सिटी में उसने 200 पेड़ लगाए हैं। सवेरे उठ के ना रोज़ जाता है उन पेड़ों को देखने, पानी भी देता है। और उसमें से 10-12 तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। मतलब आने वाले टाइम में तेरे को यूनिवर्सिटी पक्का कोई प्राइज़ देगी अंदर से ही कि लो बेटा तुमने ये काम किया था, ये लो। सोशल वर्कर है वो, MA सोशल वर्क में किया उसने। पेड़ लगाने चाहिए, ऑक्सीजन का फ़ायदा। ये जो इतनी सारी फ्लड जाती है ना, वो फ्लड को, बाढ़ को रोकने में कामयाब। और साथ में अगर हमारे पेड़ हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है जो लगा है, ठीक है। जहाँ जितने पेड़ वहाँ का टेम्परेचर उतना ही बढ़िया। तो कोशिश करो कि पेड़ लगाओ, और आपके आसपास कोई भाई कजन है उनको मोटिवेट करो कि लगा दे तू भी एक, ठीक है। चलें आगे। तो ये मियावाकी टेक्निक कहाँ की है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीम स्टैक क्या है, ये देखना, बी फॉर बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, कितने हुए 4, थाईलैंड कितने हुए, नेपाल, भूटान कितने हो गए। तो बीम स्टैक में कितनी कंट्रियां हुई, बोलो, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। इसमें कितनी कंट्रियां हैं बीम स्टैक में, फुल फॉर्म क्या है अब, बे ऑफ बंगाल, देखना सामने, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फुल फॉर्म अलग है, जो मैंने कंट्रियों के नाम बताए वो याद रखने को बताए कि ऐसे से याद रखने। इनसे हो गए ना 5, और 2 और कौन है, फुल फॉर्म भी लिखी, ये है वे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड, ठीक है। ये जो बीम स्टैक है ये बना था 1997 में। कब बना था, सामने देखो पहले कब बना था, जब बना था तो सिर्फ 4 कंट्रियां थी। ये म्यांमार बीच से हटा दो, तो कौन हुई, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, और कौन हटा देना बीच से, म्यांमार आपका आया था 1997 में, देखना लिखा है कहीं, ये देखो म्यांमार कब आया, और उसके बाद नेपाल और भूटान कब आए। और पेपर में सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जैसे इसमें लिखे हैं। फुल फॉर्म, बना कब, कितने मेंबर, किसने कब ज्वाइन किया। अच्छा ऊपर से हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, अच्छा उससे पहले ये क्या है, बैंकॉक कहाँ हुआ, ये हाँ, ये जो सारी कंट्री है उसमें से बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड। तो ये जो बैंकॉक विजन है ये किया था इन्होंने 1997 में ही शुरू, और बोला था ऐसा करेंगे कि आपस में सारे मिल के जुल के रहेंगे। आपस में जब ये देखना बांग्लादेश और इंडिया आपस में ठीक है,
म्यांमार के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ भी, थाईलैंड के साथ भी, नेपाल के साथ भी, भूटान के साथ भी। ये सारे आपस में बढ़िया रहते हैं प्यार प्रेम से। पाकिस्तान को इसमें तभी नहीं डाला, अफ़गानिस्तान को नहीं डाला। तो बोला सारे अगर मिलजुल के रहेंगे तो डेवलपमेंट के बहुत सारे काम होंगे। यूरोपियन यूनियन पता है ना आपको कितनी कंट्रियाँ थी, कौन निकली थी और कितनी बची? तो जैसे यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रियाँ थी ना, वैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे। अभी आपको पता है G20 बताई थी आपको, G7, एशियान, उसमें से एक और क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये। बहुत सारे एशिया की कंट्रियां कहती हैं ना, अगर किसी ने मान यूरोपियन यूनियन में कंट्रियां आती हैं जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली सारी, तो अगर आपने किसी एक कंट्री का वीज़ा लगवाया तो टोटल कितनी का लगता है? नाटो पड़ा, नाटो वाला 31 मेंबर, ठीक, वो तो मिलिट्री अलाइंस है। लेकिन यूरोपियन यूनियन में ऐसा है कि अगर आप कहीं घूमने जाओगे एक कंट्री में तो आप एक से दूसरी में आराम से जा सकते हो, क्योंकि इकट्ठा वीज़ा लगता है मतलब यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का। पर ये जो हमारा इंडिया है ना, साउथ एशिया में कंट्री ऐसा बोलती है कि इकट्ठा कर लेते हैं, इंडिया बोलता है ना, हमसे नहीं होगा, क्योंकि इंडिया है इन सब में सबसे डेवलप, सब में। तो सारे थाईलैंड, नेपाल, भूटान क्या करना, सारे कहाँ आएंगे, कहाँ पहुँचेंगे? इंडिया। हमारे से एक नहीं संभाली जा रही सीमा। सुना सीमा के बारे में? कौन है? हैं? क्या क्या हो, जोर से बोलो। टेरिटरी? कौन सी टेरिटरी? सीमा के बारे में सुना? कौन है? पाकिस्तान से आई है। किसके लिए? खरा बंदा है, कहाँ से मंगवा ली? वो कुछ नहीं है, वो सारा झूठ है। और वो कह रही है मैं 5 पढ़ी हूँ, वो नहीं है 5 पढ़ी। 5 पढ़ी नहीं होती ऐसी, उसकी फ़ोटोज़ देखना जो चैनल वाले दिखा रहे हैं, वो 5 पढ़ी की नहीं है। सचिन है इस सारे केस का मास्टरमाइंड। सचिन ने उसको यहाँ बुलाया है, और वो जो है ISI, ये पाकिस्तान से कोई लिंक है। पर उसने अब इतना कुछ बक दिया पाकिस्तान के बारे में, अगर अब वापिस गई तो उन्होंने वहाँ नहीं छोड़नी। और अगर हम इंडिया में रखते हैं तो ऐसे पता नहीं कितने आएंगे, प्यार हमारा अमर रहेगा, तो पता नहीं ऐसे कितने। तो उसने गाना गाया ये, बोले आप सचिन के लिए आपको वापस भेजेंगे तो क्या बोलोगी? बोले कुछ नहीं, प्यार हमारा अमर रहेगा, जो भी उसने पूरी लाइनें गाई। फिर तो अगर हम ऐसे सबको बुलाते रहे तो पता नहीं कितनों के प्यार फैलेंगे यहाँ पे। तो ये पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए। तो इंडिया से एक सीमा नहीं झेली जा रही। और अगर यहाँ पे जैसे यूरोपियन यूनियन में तो ये सारे इंडिया के रहेंगे, हम नहीं मान सकते। एक आया वो आतिफ असलम जो गाने गाता है पाकिस्तान से, थोड़ा सा भी अगर पाकिस्तान इंडिया का हो जाए ना गड़बड़, तो उस बेचारे को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मार ही ना दें इसको इंडिया वाले। ठीक है, वो सारा सिनेरियो यहाँ पे होता है सॉल्व। कैसे? अगर सारे मतलब डेवलप हैं, हर जगह अच्छा है, फिर हो सकती है बातें, ऐसे नहीं। तो बीम स्टैक की फुल फॉर्म, बीम स्टैक में कितनी कंट्रियाँ, बीम स्टैक कब बना? शुरू में थे 4, 5वां हुआ म्यांमार, नेपाल, भूटान आए 2000। और बीम स्टैक का हर साल समिट होता है। ठीक है, शीट मिलेगी तो उसमें अंडरलाइन करोगे तुम्हारी शीट में स्पेशली देखूंगा क्या क्या अंडरलाइन किया तुमने। आगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइज का नाम क्या है? 2021 का किसको मिला? ये गीता प्रेस कहाँ पे है? कितना प्राइज मिलता है? 1 करोड़ रुपए। और गांधी पीस प्राइज शुरू कब हुआ था? 1900। तो पेपर में क्वेश्चन आता है 1995 में पहली बार गांधी पीस प्राइज किसको मिला? चलो बाद में। उसके बाद 2020 में किसको मिला? बांग्लादेश के जो फाउंडर थे। और बाकी गीता प्रेस की इन्फॉर्मेशन है, 1923 में बनी थी जो। ठीक है, तो जो 19 कौन सा बनने वाला कब शुरू हुआ? 1995 में शुरू हुआ। तो एक पर्सन को मिला था, वो तंजानिया से थे। नेट पे चेक करना कौन थे, नाम नहीं याद आ रहा पूरा, नौरे करके थे कुछ, नौरे। पेपर में पूछा था भी 1 साल पीछे
कि 1995 में कब शुरू हुआ गांधी पीस प्राइज और किसको मिला। लिखो 1995 गांधी पीस प्राइज नॉरे तंजानिया से थे, ये तो याद आ रहा है। हाँ जूलियस, हाँ स्पेलिंग बोलना, हाँ वही है नायरी, जूलियस नायरी, तंजानिया 1995। पेपर का क्वेश्चन है ये कि 1995 में किसको मिला, तो मिला था जूलियस नायरी जो कहाँ के रहने वाले थे, लीडर थे वहाँ के तंजानिया। इनको पहली बार मिला और देखा ना 1 करोड़। और तुम किसी भी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर में, यूरो में, युआन में, रेन में, जो मन है। ठीक है चलें आगे। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, एक मेमोरियल था, नाम था नेहरू मेमोरियल। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर, ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में, वो भी नहीं बताया था आपको, इसमें आया था पुलिस में कि पीजीआई उसका उद्घाटन किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है वो भी नहीं बताया था, 3 हो गए, तो 5 थे टोटल कुछ, है ना। तो ये जो नेहरू मेमोरियल था, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, उनकी यादें थी यहाँ पे संजोई हुई। तो राजनाथ सिंह जो आजकल देश के क्या हैं, कौन से मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था उसके चेयरमैन थे प्रेसिडेंट। उन्होंने बोला कि नेहरू क्यों, और नहीं हुए प्राइम मिनिस्टर, मोदी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बहुत सारे हुए। तो बोले नेहरू की ही मेमोरियल यानी नेहरू की मेमोरी। तो बोलते उस म्यूजियम में नेहरू की मेमोरी क्यों, सबकी रखते हैं, और उसका नाम क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। पुराना नाम क्या था, पेपर का क्वेश्चन है कि पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है। तो देखो अच्छा लिखा भी है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेहरू मेमोरियल एंड सोसाइटी। ये कहते हैं सोसाइटी का नाम चेंज कर दो, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम कब बना था, किसकी याद में, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, और कहाँ था ये, 3 मूर्ति भवन, याद रखना 3 मूर्ति भवन दिल्ली में है, और नेहरू का ऑफिशियल रेजिडेंस था। पेपर में आज भी क्वेश्चन आता है कि 3 मूर्ति भवन किससे रिलेटेड था, तो आंसर लगी, तो 3 मूर्ति भवन किससे रिलेटेड था, जवाहरलाल नेहरू से, याद रखना। और बना, और इसका जो क्या कहते हैं, बना कब था, 64 में डेथ हो गई थी नेहरू जी की। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे फिर, बोलो, नेहरू जी के बाद कौन बने प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी बोलती थी कि मैंने बनना, पर बनी नहीं, बने कौन, फिर उनकी बाई चांस पता नहीं रीज़न क्या रहे, सब कुछ बिठाया कमेटी है वो। लाल बहादुर शास्त्री एक टूर पे गए थे, वर्ल्ड टूर पे, कौन सी कंट्री में, पेपर में क्वेश्चन आता है कहाँ उनकी डेथ हुई, अफगानिस्तान के ताशकंद में, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री अफगानिस्तान गए हुए थे, ताशकंद में रहस्यमयी कारणों से, आज तक रहस्य है वो कि कैसे डेथ हुई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्लास ऑनलाइन है, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इनको मार दिया था, जो भी कंडीशंस रही, ठीक है। तो नेहरू की याद में ही ये मेमोरियल बना था, डन। और मेमोरियल का नाम सब कुछ, ये पेपर का क्वेश्चन है, ये बड़ा ज़रूरी है। अभी 15 दिन पहले, 15 क्या दिन, 20-25 दिन हो गए, यहाँ का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई पर्सन काम कर रहा था, काम करते करते उसकी डेथ हो गई थी। इतना स्ट्रेस था काम का, सुबह से रात तक स्ट्रेस ही स्ट्रेस, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगा और क्या शुरू कर दिया, कैसा ब्रेक, वाई मीन्स, तो बोला कि अपने हम एम्प्लॉय की कदर करेंगे और शुरू कर देंगे वहीं पे ही योगा एट, सीधा ज़रूरी है। स्ट्रेसफुल लाइफ है ना सबकी, डिप्रेशन बताया था मैंने आपको, वो डिप्रेशन रिसेशन वाली चीज़ें। तो बोला कि योगा ब्रेक शुरू करेंगे, वहाँ चेयर पे बैठे बैठे इधर उधर हाथ मार लो, जो भी वो कहेंगे, ठीक है। और इसका
आयुष का नाम सुना, आयुष मिनिस्ट्री का? इसकी बड़ी बार फुल फॉर्म पूछते हैं पेपर में। आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, यूनानी, अच्छा ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे इलाज हैं हमारे पूरे पुराने इंडिया के। आयुर्वेद से अलग इलाज होते हैं कुछ इलाज, नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल तरीके से ठीक होना, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये सारे इलाज के प्रकार हैं इंडिया में। और मोदी ने एक अलग मिनिस्ट्री बना दी आयुष की। हमारे देश में ना ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं होती उसमें रिसर्च नहीं हुई, रिसर्च होती तो हम आगे निकल जाते। जो आजकल की अंग्रेजी दवाइयाँ मिलती हैं ना उनसे पैथोलॉजी वाली, उनसे काफ़ी आगे निकल जाते। रिसर्च नहीं हुई तो अब उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। बाबा रामदेव जोरों शोरों पे लगे हैं उस पर, ठीक है। अपने नाम से पता नहीं बाबा रामदेव ने क्या क्या बेच दिया, अकेले ही, ना कोई सीईओ रखा ना कुछ रखा। हर 2 किलोमीटर बाद बाबा रामदेव की दुकान है। और बाबा रामदेव आए थे कि देश के लिए मेरा कुछ नहीं है। आज के डेट में पता नहीं 10 की 20 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है बाबा रामदेव का, बड़ा आगे बढ़ गया बाबा रामदेव। फिर बोलते थे उसकी इन चीज़ों में मिलावट नहीं होती है। मैंने लिया शायद सर्दियों में जम गया, नहीं जो नेचुरल शहद होता है वो नहीं जमता। तो कैसे जमा, तो कुछ तो था। फिर मैंने 5-7 कॉल की और बोला कि बाबा रामदेव से बात करो। बोलते वो ऐसे बात नहीं करते। मतलब क्यों नहीं करते? वही तो बोलते हैं कि मिलावट नहीं है, फिर शायद कैसे जमा। तो वो बड़ी रिसर्च कर रहे हैं इस आयुष के ऊपर। तो आयुष की फुल फॉर्म जरूरी है। और वाई ब्रेक कहाँ की किसके लिए शुरू किया? एम्प्लॉयज के लिए। वाई ब्रेक का मतलब योगा, ठीक है, वाई मतलब योगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के एक साइंटिस्ट हुए CV रमन, सुना नाम? CV रमन को पहली बार प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। कौन सी चीज़ में, फील्ड में? फिजिक्स में। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। पेपर के क्वेश्चन है ये अलग से, रमन इफेक्ट के लिए। CV रमन की लैब में एक लड़की आई, बोले मैंने ना PhD करनी है। नाम था कमला सोहिनी। क्या नाम था? कमला सोहिनी। तो CV रमन जैसे उस उच्च आदर्शों वाले पर्सन जिनको सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी वो कहते हैं लड़की का काम नहीं है रिसर्च करना। और उन्होंने इस कमला सोहिनी को अपनी लैब में नहीं लिया, बोले नहीं कर सकती। तो इन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया, सब कुछ किया, और CV रमन को बोला कि मेरे को एक चांस दे दो, ओनली 1। तो उन्होंने बोला ठीक है चल ले ले, पर बोला तेरी जो भी काम होगा उसको मैं खुद देखूंगा, मेरे बिना तेरा कोई भी काम आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, मैं उसको क्रॉस चेक किया करूंगा। ये कहा कमला सोहिनी को CV रमन ने। देखो किस स्ट्रक्चर के थे CV रमन, फिर भी उन्होंने मतलब लेडीज़ को कितना मुश्किल होता था आगे आना। फिर जब उन्होंने सारा किया, वो आगे आई, अपना काम किया, तो 70% ज़्यादा नंबर्स उन्होंने अपनी PhD की, देखना लिखा है यहाँ कोई 75% नहीं लिखा है, तो 75% डिस्टिंक्शन के साथ उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की थी। और CV रमन को भी हैरानी हुई थी कि अच्छा लड़कियाँ भी कर सकती हैं। तो ये पहली लड़की है जो साइंस में आई थी, ये पहली लड़की है जिन्होंने PhD की थी। तो कमला सोहिनी कहाँ की? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन, ऑपोजिशन फ्रॉम, जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। तो पहली PhD साइंस में कौन थी? कहाँ की रहने वाली? इंदौर की, मध्य प्रदेश की। ये पेपर का क्वेश्चन बनेगा। चलूँ आगे, पीछे हो गए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए किसको चुना गया? इससे पहले हमारी पिछले करंट अफेयर में बात हुई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कि एनवायरनमेंट के लिए जिसने बहुत अच्छा काम किया वो कौन सी स्टेट थी? तेलंगाना ही। और यहाँ भी कौन है? तो देखो तेलंगाना हैज़ बीन अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल। एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के काम करते हैं ये। कोई पेड़ है काटना नहीं है, किधर से किधर को क्या आर्किटेक्चर डिजाइन करना, सब वैसे ही काम करते हैं। तो तेलंगाना के लिए ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको मिला? तेलंगाना की कैपिटल है, बोलो, हैदराबाद, ठीक है। और जो हमारे सत्या नडेला थे वो भी हैदराबाद से ही थे। सत्या नडेला किसके CEO हैं?
इससे पिछले करंट अफेयर की बात है, माइक्रोसॉफ्ट के। और गूगल के करते क्या हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती वैसे हैं? सुंदर पिचाई किसके हैं? गूगल के। शर्म नहीं आती? बताओ, आती है? हमारे से ऐसे टीचर पूछते थे, नहीं आता तो शर्म आती थी, पर हम पढ़ते थे। और जब भी क्लास में बैठना है ना, मतलब इतने बैचे हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता मैंने कहाँ क्या बोला है, बस इतना पता है कि हाँ यहाँ तक पढ़ाया है, आगे चलना है। और पढ़ाता सारे बैचों में बराबर हूँ, लेकिन कुछ बातें उसमें बोली इसमें नहीं बोली, मतलब कुछ समझने वाली। जब भी पढ़ाई करते हैं ना, जब भी, तो हमेशा स्ट्रेट होके बैठते हैं। स्ट्रेट होके बैठने का मतलब कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। हमारे जो शरीर है ना, ये बॉडी, इसमें 7 चक्कर होते हैं, पता है आपको? भगवान देखा आपने, श्री कृष्ण भगवान विष्णु जो वहाँ पीछे उनके चक्कर घूमा रहता है, वो सब के होते हैं चक्कर। पर उन चक्रों को जागृत करना ये आपके बस में है कि आप क्या चाहते हो। कि आप चाहते हो कि वो आपके जो चक्कर हैं वो भी खुले, द्वार कहते हैं उनको, तो वो द्वार खुले होने चाहिए। और जब आप स्ट्रेट बैठते हो ना बिल्कुल, तो जब आप पढ़ते हो तो बिल्कुल दिमाग से एन बुरी स्टेट आपकी जो पीछे की ये क्या कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके थ्रू पूरा सिस्टम बढ़िया चलता है। और जैसे कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, वैसे नहीं होती। जब जब मैं पढ़ता था, कॉलेज की बात, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, आज भी बीच में हो जाता हूँ तुम्हारी तरह जैसे तुम बैठते हो। अदरवाइज स्ट्रेट होके ही बैठ के देखो 10 दिन, और फिर देखना कि जो हमने पहले पढ़ा वो कितना याद रहा, और स्ट्रेट होके बैठे तो कितना याद रहा। बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारे शरीर में जो 7 चक्कर है ना, कोई कोई आपको ऐसे बाबा मिलेंगे जो घोषणा और भविष्यवाणी करते हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो सारा बताता है पर्चे पे लिख के। सुना नाम धीरेन्द्र शास्त्री का? उनकी, हाँ, बागेश्वर, उन सब की कुंडलियाँ जागृत हैं। ऐसा नहीं कि बाबा झूठा है कुछ, बाबा को पता नहीं है, तुक्के ही मारता है। तुक्के 1-2 बार लगते हैं, हर बार नहीं लगते, ठीक है। हिंदू मिथोलॉजी उसको छोड़ो साइड में। पर मेरे कहने वाला कि द्वार सबके शरीर में, तो कुंडली जागृत होती है। फिर पिछला तो पिछला, अगला भी पता होता है कल क्या होना है। एक बाबा जी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इस बार इंडिया में बड़ी तबाही होगी मानसून से। हिमाचल आपके सामने था, यहाँ अंदर घरों में पानी आ गया, दिल्ली में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, खरड़ में, पानीपत में। अब बारी है आजकल आई हुई किसकी, गुजरात की, जूनागढ़ एरिया की। देखो वहाँ क्या हाल है, ठीक है। तो मेरे कहना है स्ट्रेट होके बैठेंगे तो पढ़ाई ज़्यादा आती है। तो कोशिश करो कि स्ट्रेट होके बैठो। तो कहाँ पहुँचे थे? ग्रीन एप्पल अवार्ड, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओरवा कलू रॉक पेंटिंग, पहली बात किसने डिस्कवर की? कैसी है? कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? और ये उसके गांव का नाम है ओरवा कलू। अभी मीजोलिथिक क्या है? लिथिक स्टोन। पहले तो क्वेश्चन पेपर का सीधा आएगा कि ओरवा कलू रॉक पेंटिंग मिली कहाँ? तो कहाँ मिली? आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, सामने लिखा है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। और गांव का नाम जहाँ मिली, ओरवा कलू। किसने डिस्कवर की? अब आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है आपने, प्री हिस्ट्री, तो एक पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ऐसे चलता है। पेपर में पूछते हैं चालकोलिथिक किससे रिलेटेड है? तो लिथ का मतलब क्या होता है, और चालको का मतलब, तो पेपर का क्वेश्चन कि पहली बार कॉपर का यूज कौन सी एज में हुआ? तो आंसर चालकोलिथिक एज। इसमें ही आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसमें एक साइट आएगी, सुना हड़प्पा के बारे में? कब बना है? हड़प्पा कब डिस्कवर हुआ? 1900। मोहनजोदड़ो सुना? मोहनजोदारो भी कहते हैं कोई लोग। ये कब बना, डिस्कवर हुआ?
1922 में। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो कब बना, कहाँ है, पेपर का क्वेश्चन है। पाकिस्तान वाले पंजाब में, इंडिया वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में। क्या मिलेगा, किसने डिस्कवर की, दयाराम साहनी। क्या नाम था, एक ये हुए। मोहनजोदड़ो का नाम सुना, मोहनजोदारो का 1922। इसको और क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ये किसने डिस्कवर की, 1922 में, R.D. बैनर्जी। किसने डिस्कवर की, फिर बोलते हैं हड़प्पा जो है वो क्या है, और मोहनजोदड़ो ऐसी एक साइट आपके हरियाणा में भी है, राखी गढ़ी। वो किसने डिस्कवर की, लेटेस्ट साइट है राखी गढ़ी। कब डिस्कवर की, किसने की, ये वो आपका काम है करना। तो वैसे ये जो साइट इन्होंने डिस्कवर की वो कौन से टाइम की है, कौन से टाइम की, ठीक है। और ये जितनी भी साइट हैं सारी पेपर में पूछी जाती हैं। एक आपको पढ़ने में आएगी गुजरात वाली, क्या नाम था उसका, सरकोतड़ा। मतलब इसमें 8, 10, 15 साइटें ऐसी हैं जो हर पेपर में पूछते हैं कि कौन सी साइट कब डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की, यह रिलेटेड किससे है, ठीक है। अब जो मोहनजोदारो है, यहाँ पे कुछ मिला था, ग्रेट बात, ठीक है। अब ग्रेट बात ऐसा नहीं था कि जिसका मन गया वो नहाने चला गया, वो वैसा बात नहीं था, वो था रिलीजियस उससे। कि अगर जैसे आज भी हिमाचल में जाओगे ना, तो हिमाचल में जगह है मणिकरण, हिमाचल में जगह है तत्तापानी, हिमाचल में और भी बहुत सारी जगह हैं ऐसी, या फिर खीर गंगा, यहाँ पे ऐसी ऐसी, या फिर बिलासपुर में है मार्कंडे ऋषि, ठीक है, मार्कंडे का मंदिर। यहाँ आप कहीं भी जाते हो, अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे नहा के आओ, ठीक हो जाओगे। अमृतसर में भी, हाँ वहाँ भी होगा। तो अगर आप वहाँ नहा के आओगे तो स्किन की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे गप मारूँ, सच्चाई है ये उस टाइम की साइट्स हैं। तो वैसे ही ग्रेट बात मोहनजोदड़ो में भी हुआ करता था, वहाँ भी शायद कुछ ऐसा ही होगा कि कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कुछ है तो वहाँ पे ना हो, ठीक हो जाओगे, कुछ ऐसा था। आजकल की बात नहीं, जैसे आप देख रहे हैं गाय और भैंसे उस तालाब में सारी शुरू की है उन्होंने, वो वाले बात नहीं थे ये, ठीक है। उस तरह के थे जहाँ पर रिलीजियस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। क्या टाइम हुआ, काफ़ी हो गया इतना, इसको अगले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आपकी शीट्स पे मिल जाएंगी।